अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं फिर से आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। जैसे हमने पॉलीसेकेराइड का कुछ इंट्रोडक्शन करके दिया था, आप लोगों को जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अब मैं थोड़ा सा उसकी डिटेल में जाऊँगा क्योंकि पॉलीसेकेराइड के अंदर 3 हमारे ज़्यादा टारगेट है। स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है। इनको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, थोड़ी सी इसकी कंपोजिशन डिस्कस करूँगा, थोड़ी सी इनकी स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस करूँगा ताकि ये पॉइंट आपका क्लियर रहे। तो आज मैं आपको स्टार्च सिखाने वाला हूँ पॉलीसेकेराइड का। देखिए, हमारे पास टॉपिक है पॉलीसेकेराइड, ठीक। पॉलीसेकेराइड हमारे पास मेनली 3 तरह के पाए जाते हैं, ठीक। 3 तरह के पाए जाते हैं। नंबर 1 जिसे हम कहेंगे स्टार्च, नंबर 2 जिसे हम कहेंगे ग्लाइकोजन, नंबर 3 जिसे हम कहेंगे सेलुलोज। देखें, ये बहुत बड़ी क्लास है, ये बहुत बड़ी क्लास है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी क्लास है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास ये 3 जो पार्ट्स इसके पाए जाते हैं, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेलुलोज है, इनको समझना हमारे लिए लाजमी है, हमारे कोर्स का वर्क है, ठीक। ये चीज तो मैं आपको बता चुका हूं, चूंकि ये हमारे पास ये स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, चूंकि ये पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब है ये आपके पास बायोपॉलीमर है। ये क्या है आपके पास? बायोपॉलीमर है। और एक चीज याद रखें, बायोपॉलीमर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, इसे हम शॉर्टकट जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो इट मींस बायोपॉलीमर का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला डज नॉट पॉसिबल, ठीक। तो फिर क्या पॉसिबल है? जनरल फार्मूला। ये चीज भी आपके जहन में हो। स्टार्च का भी, ग्लाइकोजन का भी, सेलुलोज का भी जनरल फार्मूला अवेलेबल है। और बायोपॉलीमर का जब हम जनरल फार्मूला निकालते हैं तो उसमें मोनोमर और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन लिया जाता है, ठीक। तो यहां पे देखिए, इसके जब मैं जनरल फार्मूला निकालूंगा तो मैं कहूंगा C6H10O5ON, ठीक। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि इस ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखा है ये है मोनोमर, मोनोमर, ठीक। और ये आपके पास कहलाया जाता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। से क्या कहा जाता है? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब आपको कि सर ये क्या भला है? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब है 1000 एटम्स। आपने यूं समझना है 1000 एटम्स, ठीक। क्योंकि मैं मेन पॉइंट्स में ये चीज बता चुका हूं, चाहे आप स्टार्च लेते हो, ग्लाइकोजन लेते हो, सेलुलोज लेते हो, इनका मोलर मास रिलेटिवली बहुत ही हाई है। हाई कितना है हम उसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले इस मोनोमर का मास निकाले। ये भी मैंने आपको मास निकालने का तरीका सिखाया था कि मास कैसे निकाला जाता है। इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का है 16। इनको जरब दे दें किसके साथ? एटमों की तादाद कितने नजर आपको आ रहे हैं? कार्बन का 6 है, हाइड्रोजन का 10 है, ऑक्सीजन का 5 है। तो इन्हें ये आपके पास आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 80। इनको जमा करें, इनको जमा करें तो ये आपके पास आ जाएगा 162, सॉरी 162, ठीक। अब मैंने कहा कि यहां पे लिखा है एन, एन का मतलब है 1000 एटम। तो आप ऐसे करें, मोनोमर का जो मास निकला है 62, इसे आप 1000 एटमों के साथ जरब देंगे तो ये 162,000 आ जाएगा, ठीक। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,62,000 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास पाया जाता है। ये मेन पॉइंट्स में मैं आपको बता चुका हूं। आज मैं थोड़ा सा स्टार्च को इलिब्रेट करूंगा, थोड़ा सा स्टार्च के मेन पॉइंट्स आपको सिखाऊंगा, ठीक। मेन पॉइंट्स आपको सिखाऊंगा। सबसे पहली बात, स्टार्च के लिए जनरल फार्मूला है जो है C6H10O5O, ठीक। ये जनरल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है बल्कि जनरल फार्मूला है, ठीक। सबसे पहली बात हम यहां पे पहले पॉइंट में लिख सकते हैं, इट हैज जनरल फार्मूला, इट स्टार्च हैज ए जनरल फार्मूला, ठीक। क्या जनरल फार्मूला? ये जनरल फार्मूले को आप लिख सकते हो C6H12O5ON, ठीक। इट्स मोलर मासेस, इसका मतलब ये मेरा पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ। इट्स मोलर मास
is approximately 162,000 ग्राम पर मोल। ठीक ठीक। दूसरा पॉइंट ये आ गया। तीसरा पॉइंट आप स्टार्च का बना सकते हो। स्टार्च का तीसरा पॉइंट बना सकते हो। क्या बना सकते हो? इट इज ए स्टोर फूड इन मटेरियल। इट इज ए स्टोर्ड फूड मटेरियल। इट इज स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट्स। ठीक, ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। नंबर चौथा पॉइंट आप इसका स्टार्च का बना सकते हो। क्या बना सकते हो? इट इज ए प्रेजेंट इन राइस। कहां पे मौजूद होता है? मोस्टली इट इज प्रेजेंट इन राइस। चावल में पाया जाता है। ठीक है, चावल में पाया जाता है, सीरियल्स में पाया जाता है। ठीक, और ट्यूबर्स में पाया जाता है। ट्यूबर्स का मतलब है पोटैटो की बात हो रही है। पोटैटोस वगैरह में पाया जाता है। ठीक, अच्छा। नंबर 5, पांचवा पॉइंट स्टार्च का बना सकते हो। इट इज मेड अप ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। इट इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये किस चीज से बनता है? स्टार्च का पूरा लंबा चेन के अंदर आपको जो छोटा यूनिट मिलेगा जिसे मोनोमर कहते हैं, वो मोनोमर का यूनिट कौन सा है? अल्फा डी ग्लूकोज है। क्या है? अल्फा डी। इसका मतलब है अल्फा डी ग्लूकोज इज ए मोनोसेक्राइड ऑफ स्टार्च या मोनोमर ऑफ स्टार्च भी कह सकते हो। ठीक। नंबर 6 पॉइंट, इट इज दी क्या चीज? सॉरी, इस तरह हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज इज दी मोनोमर ऑफ स्टार्च। स्टार्च का मोनोमर क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज है। नंबर 7, सातवां पॉइंट भी आप बना सकते हो। देखिए, अगर आपको एक चीज समझ आ जाती है तो आप उनके पॉइंट्स वगैरह बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो। ठीक, आप कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, on the basis of structure, there are the following two types of starch. There are the following two parts of the starch. स्टार्च के अमूमन 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक, अच्छा। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले ले, क्योंकि वो जगह मैं साफ करने वाला हूं ताकि मैं इनके पॉइंट्स को अब बता सकूं कि स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, देखें, केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद पर स्टार्च आपके पास बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज से। मतलब इसके अंदर जो रिपीटिंग यूनिट आपको मिलेगा, जो यूनिट अपने आप को रिपीट, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, फर्ज करें ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज है, ये तीसरा अल्फा डी ग्लूकोज है। अगर मैं इनको इस तरह स्ट्रेट अवे चेन में कनेक्ट कर दूं, लंबा चेन बना दूं, तो उस लंबे चेन में अपने आप को कौन रिपीट कर रहा है? ये मार्कर, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था? अल्फा डी ग्लूकोज। तो इसी तरह अल्फा डी, तो केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद पर स्टार्च हमारे पास बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से। ठीक, अल्फा डी ग्लूकोज को हम मोनोमर ऑफ स्टार्च भी कहते हैं। ठीक, तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बुनियाद पे देखूं तो हमारे पास स्टार्च के 2 पार्ट्स पाए जाते हैं। मैं यहां पे साफ कर रहा हूं इसको। ठीक, स्टार्च के 2 पार्ट्स पाए जाते हैं। कौन से 2 पार्ट्स पाए जाते हैं? उन्हें थोड़ा सा अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, उन्हें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए, मैंने यहां पे लिया स्टार्च। क्या लिया? स्टार्च, जो कि पॉलीसेकेराइड है। कौन सा स्टार्च मैंने लिया? 100%। मैंने कहा इस मटेरियल के अंदर सपोज 100% स्टार्च है। ठीक, तो उस स्टार्च के अंदर स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हमारे पास 2 तरह के पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक, एक पार्ट्स को हम कहते हैं, नंबर 1, एक को हम कहते हैं एमाइलोज, दूसरे को हम कहते हैं एमाइलोपेक्टिन। मेरी बात समझ रहे हो? एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। ठीक,
अगर मैं 100% स्टार्च लूं तो उस 100% स्टार्च के अंदर कुछ पार्ट्स एमाइलोज का होगा, कुछ पार्ट एमाइलोपेक्टिन का होगा। अब ये क्या क्या बला है, ये अमाइलोज क्या है और एमाइलोपेक्टिन क्या क्या है, ठीक। इन्हें भी हम स्टेप टू स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक। चार चार पॉइंट्स काफी है सबके लिए, ठीक। तो यहां पे देखिए नंबर 1, फर्स्ट नंबर पे एमाइलोज, ठीक। एमाइलोज क्या है, सबसे पहली बात, एमाइलोज ऐसा स्टार्च है जो स्ट्रेट चेन में अवेलेबल होगा। मैंने क्या कहा, स्ट्रेट चेन में, तो मैं यहां पे कहूंगा स्ट्रेट चेन, क्या चीज, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अगर एमाइलोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है तो कॉमन सेंस की बात है एमाइलोपेक्टिन का क्या हो जाएगा, ब्रांच चेन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर हो जाएगा, ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक ठीक। नंबर 2 एंड नंबर 2 देखिए, अगर ये स्ट्रेट चेन में अवेलेबल है, ठीक, तो वहां पे जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा वो किस किस कार्बन के बीच होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस किस कार्बन के बीच होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप कहोगे द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज is present only कहां पे, कार्बन नंबर 1 एंड 4 में, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 में मौजूद होगा। ग्लाइकोसाइडिक लिंक कहां पे बनेगा, स्ट्रेट चेन में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच बनेगा, ठीक। तो यहां पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहां पे बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपके पास प्रेजेंट होगा ओनली कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 के बीच एंड कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 6 के बीच। मेरी बात समझ रहे हो, कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 के बीच, कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 6, ये मैं स्ट्रक्चर में अभी दिखाने वाला हूं आपको, थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक, मतलब समझाने वाला हूं। नंबर 3, ठीक, नंबर 3, ये जो एमाइलोज है, चूंकि स्ट्रेट चेन में है तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, लिहाजा स्टार्च के अंदर जो पार्ट होगा एमाइलोज का उसे आप कह सकते हो वाटर सॉल्युबल ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन स्ट्रेट चेन, ठीक। तो आप कह सकते हो ये पोर्शन आपके पास क्या है, वाटर सॉल्युबल है। लेकिन ये जो एमाइलोपेक्टिन है, चूंकि ये ब्रांच में पाया जाता है, तो ये वाटर इनसॉल्युबल होगा। ये क्या होगा, वाटर इनसॉल्युबल। हालांकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है लेकिन बहुत ही कम, चूंकि स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, स्ट्रेट चेन के साथ साथ ब्रांचेस भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ज्यादा रोल प्ले नहीं कर सकता, ठीक। नंबर 4, चौथा पॉइंट आप कह सकते हो कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर या किसी मटेरियल के अंदर 100% स्टार्च था, आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर एमाइलोज का कितना हिस्सा होगा और एमाइलोपेक्टिन का कितना हिस्सा होगा, तो ये चीज आपके लिए होना चाहिए, ठीक। एमाइलोज का आपके पास 15 से लेकर 20% तक, क्या चीज, 15 से लेकर 20% तक ऑफ स्टार्च कंटेन्स एमाइलोज, 15 से 20% तक, ठीक। और आपके पास एमाइलोपेक्टिन 100% मटेरियल में, जहां पे 100% स्टार्च होगा, वहां पे एमाइलोपेक्टिन कितना आपको मिलेगा, 80 से 85% तक, 80 to 85% तक आपके पास ऑफ स्टार्च कंटेन्स एमाइलोपेक्टिन। मेरी बात समझ रहे हो, इसका मतलब है अगर फर्ज करो ये मार्कर है, मैं कहता हूं ये 100% स्टार्च है,
तो इस 100% के अंदर ये फर्ज करो ये कैप में निकाल रहा हूं, ये देखो कैप में नहीं निकाल, ये कैप एमाइलोज है, ये एमाइलोपेक्टिन है। एमाइलोज का कितना हिस्सा होगा? 15 से 20% तक। एमाइलोपेक्टिन का कितना हिस्सा होगा? 80 से 85% तक। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा। अब मैं थोड़ा सा एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर आपको समझाने वाला हूं ताकि आपके जहन में क्लियर है। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है। ठीक, मैं यहाँ पे इसको साफ करने वाला हूँ। ठीक, अच्छा चले, मैं यहाँ पे पहले एमाइलोज का स्टेट चेन बनाता हूँ, फिर एमाइलोपेक्टिन का स्टेट चेन बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो सकता है, कहाँ कहाँ पे बॉन्ड बन सकता है। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पे एमाइलोज जो कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। ठीक, चूंकि ये किससे बनता है, चाहे देखिए एमाइलोज हो या एमाइलोपेक्टिन हो, वो आपके पास बनेगा अल्फा डी ग्लूकोज से। कहां से बनेगा? अल्फा डी ग्लूकोज से। तो लिहाजा मैं यहां पे अल्फा डी ग्लूकोज बनाता हूं, ये ठीक है, यहां पे यू 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 और यू। ठीक है, और आपको ये अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन फिट होता है, ऑक्सीजन फिट होता है, यहाँ पे वर्टिकल्स बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे वर्टिकल्स बॉन्ड होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। ठीक, देखिए मैंने कहा था कि एमाइलोज हो ये एमाइलोपेक्टिन हो, वो किससे बनेगा? अल्फा डी ग्लूकोज से बनेगा। किससे बनेगा? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा का मतलब क्या है कि OH राइट साइड पे होगा तो बॉटम में लिखा जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक, यहाँ पे इसी तरह OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH। ठीक, ये स्टेट चेन है, ये स्टेट चेन। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंक कहां पे बनेगा? अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4। यहां पे देखें एमाइलोज का जो लिंक बनेगा, मतलब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा, वो किस किस कार्बन के बीच बनेगा? कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4। इसका मतलब है कि यहां से OH निकाल दो, यहां से H निकाल दो। ठीक, यहां से OH निकाल दो, यहां से H निकाल दो, तो यहां पे आपके पास ग्लाइकोसाइडिक लिंक बन जाएगा। ठीक, इसी तरह यहां पे ग्लाइकोसाइडिक लिंक बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? इसी तरह यहां पे ग्लाइकोसाइडिक लिंक बन जाएगा। चूंकि ये पॉलीमर है, चूंकि क्या है? पॉलीमर है, ये स्ट्रेट चेन इस तरह अवेलेबल होगा। ठीक, इसी तरह हम आते हैं एमाइलोपेक्टिन की तरफ। एमाइलोपेक्टिन आपके पास स्टार्च का वो पार्ट है, स्टार्च का वो पार्ट है, स्टार्च का वो पार्ट है जो किस में अवेलेबल है? ब्रांच्ड में। किस चेन में अवेलेबल है? ब्रांच्ड में। तो चलें इसका भी कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये आपके पास उसी तरह अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक, ये आपके पास उसी तरह अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक ठीक ठीक, यहां पे OH डाल दे, यहां पे H डाल दे, यहां पे OH आ जाएगा, यहां पे H आ जाएगा, यहां पे H आ जाएगा, यहां पे OH आ जाएगा, यहां पे OH आ जाएगा, यहां पे H आ जाएगा, यहां पे H, यहां पे CH2OH। किसी ने पिछले लेक्चर में नहीं देखे वो देखिए, वहां पे मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी बताया है कि आप किस तरह के रिंग जनरेट कर सकते हो। ठीक, यहां पे OH आ जाएगा, यहां पे H आ जाएगा, यहां पे OH आ जाएगा, यहां पे H आ जाएगा, यहां पे H आ जाएगा, यहां पे OH आ जाएगा, यहां पे OH आ जाएगा, यहां पे H आ जाएगा, यहां पे H आ जाएगा, यहां पे CH2OH आ जाएगा। ये सपोज स्ट्रेट चेन है। हमने कहा था एमाइलोपेक्टिन स्ट्रेट चेन के साथ साथ ब्रांच में भी पाया जाता है, ब्रांच में। अच्छा, जब ये ब्रांच में पाया जाएगा तो दो तरह की ग्लाइकोसाइडिक लिंक आपको मिलेंगे उस स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक, एक होगा 1 to 4, देखिए ये है 1 और ये है 4, तो यहां से OH निकाल दो
एक ग्लाइकोसाइडिक लिंक आपको यहां पे मिलेगा, ठीक। दूसरा लिंक आपके पास चूंकि ब्रांच है तो नीचे एक और रिंग आपके पास मूव करेगा, ठीक। तो वो होगा कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 के बीच, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 के बीच। तो चले मैं यहां पे एक और बनाता हूं आपके लिए क्या चीज, क्या बना रहा हूं आपके लिए, ब्रांच की सूरत में आपके लिए एक और अल्फा डी ग्लूकोज जनरेट कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। मैं यहां पे स्पीड इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये चीजें मैं आपको क्लियर कट बता चुका हूं, ठीक। देखिए एक तो स्ट्रेट अवे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 में ग्लाइकोसाइडिक लिंक पाया जाएगा। दूसरा कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6, देखिए ये आपके पास 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक। ये है 6, ये है 6, ठीक। तो आप क्या करें, आप क्या करें, आप यहां से OH यहां से OH आपने निकाल लिया, ठीक, और यहां से H निकाल दें, या सॉरी यहां से आप इस H को निकाल दें, ठीक। तो यहां पे एक लिंक बनेगा, ये एक दूसरा ग्लाइकोसाइडिक लिंक होगा, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच ग्लाइकोसाइडिक लिंक होगा, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच लिंक होगा। मैं समझता हूं मेरी अंतिम की कोशिश थी कि मैं स्टार्च को बड़ी डिटेल से क्लासिफाई कर सकूं, बड़े डिटेल से क्लासिफाई कर सकूं, ठीक। तो मैं समझता हूँ ये लेक्चर आपको बड़ा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कम से कम 1-2-3 दोस्तों के साथ से शेयर करें ताकि चैनल ग्रो कर जाए और हमारी मेहनत भी रंग लाए, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए सेलुलोज और ग्लाइकोजन भी आसान करूँगा बहुत ही जल्द। नेक्स्ट वीडियो के साथ आ रहा हूँ। दुआ में याद रखें, दुआ तो करते नहीं है, मेरी दुआ तो यही है कि लाइक और सब्सक्राइब वगैरह और चैनल को शेयर किया करें। सलाम अलैकुम।